हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि बैंक का अर्थ क्या होता है और बैंकों के क्या कार्य होते हैं और बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंक क्या होता है। तो सामान्य शब्दों में कहें तो मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक कहलाती है। तो ये एक सामान्य परिभाषा है, सामान्य अर्थ है। अब आइए कुछ विशिष्ट परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। कुछ परिभाषाएं जो सामान्य रूप से दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो उनके कार्यों के आधार पर दी गई हैं, और कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि वैधानिक आधार पर दी गई हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिभाषा देखते हैं। तो किनले महोदय ने कहा कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऐसे व्यक्ति को उधार धन देती है जिन्हें ज़रूरत है, और जो लोगों के पास फालतू धन है उसे अपने पास जमा करती है। तो फालतू धन का यहाँ पर आशय है कि जो धन लोगों के पास है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो उनकी सेविंग्स होती हैं उसको वो अपने पास जमा करती है। इसी तरीके से गिलबर्ट ने कहा कि बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। अब बैंक के कार्यों के अनुसार एक परिभाषा देखते हैं। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। द्रव्य का यहाँ पर आशय मुद्रा से है। एक प्रतिष्ठान जहाँ धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है, तथा जहाँ ऋण देने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। अर्थात इस परिभाषा के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो पैसा होता है लोग वहाँ जमा करते हैं और उस पैसे का संरक्षण होता है, और इस संस्था के द्वारा लोगों को ऋण भी दिया जाता है। और जो पैसे का हस्तांतरण होता है, जैसे कि हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है, तो ये सभी सुविधाएं बैंकों के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। अब एक वैधानिक परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 है, उसके अनुसार बैंकिंग का अभिप्राय जनता को उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है, जो मांग पर अथवा किसी अन्य प्रकार जैसे चेक, विकर्ष आदेश द्वारा शोधनीय होते हैं। अब आइए समझते हैं कि बैंकों के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंकों के जो मुख्य कार्य हैं, अर्थात जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बैंक का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो होता है जमा स्वीकार करना, अर्थात या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। अर्थात जो व्यक्ति होते हैं वो बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। तो जो बैंकों में पैसा जमा किया जाता है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, अर्थात जो खाते खोले जाते हैं उन खातों में भी अंतर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जमाएं बैंक स्वीकार करता है। तो बैंक चालू जमा स्वीकार करता है, जिसको कि करंट डिपॉजिट कहा जाता है। तो यह ऐसा खाता होता है जिसमें कि जमा की गई जो धनराशि होती है वह जब चाहे निकाली जा सकती है। अर्थात यदि आप करंट अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा जमा करेंगे तो आपको जब भी आवश्यकता होगी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो इस खाते पर जो ब्याज की दर होती है वह अत्यंत ही कम या शून्य होती है, क्योंकि जो यह खाता होता है वह सामान्यतः व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, और व्यापारी इस खाते के माध्यम से अपने भुगतान खाते में जमा की गई धनराशि को भुगतान के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं बैंकों के पास जो लोग रुपया जमा करते हैं उन्हीं रुपयों से बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, या उसी पैसे से बैंक लोन देता है या कहीं और निवेश करता है, तो उससे उसको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन करंट अकाउंट के अंतर्गत जो राशि जमा हो रही, क्योंकि वो उसको जो खाता धारक है वो कभी भी निकाल सकता है, इसलिए बैंक इस पैसे से कोई प्रॉफिट नहीं बना पाता है। इसी कारण इस पर जो ब्याज की दर होती है वो बहुत कम होती है। अब एक दूसरी प्रकार की एक जमा होती है जिसको कि सावधि जमा कहा जाता है, अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट। तो वह जमा जिसे एक निश्चित अवधि के लिए बैंक
लेता है। अर्थात इस खाते के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वह एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं। तो ऐसे खातों पर जो ब्याज की दर होती है वो ऊंची होती है, क्योंकि एक बार फिक्स डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट होने के बाद जो खाता धारक है वो उस पैसे को एक निश्चित अवधि के बाद ही निकाल सकता है। तो ऐसी दशा में इस अवधि में जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके अंतर्गत बैंक इस पैसे का प्रयोग करके और उसको कहीं निवेश करके पर्याप्त लाभ कमा लेते हैं। इसीलिए ये जो खाता होता है इस पर ब्याज की दर ऊंची होती है। और एक बार मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद मूल राशि के साथ ब्याज की दर को जोड़कर बैंक खाता धारक को भुगतान कर देता है। एक अन्य प्रकार की जमा होती है जिसको कि हम बचत खाता कहते हैं या बचत निक्षेप भी कहा जाता है, सेविंग अकाउंट इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो यह खाता प्रायः मध्यम या निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है, जिसमें वे अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। तो इसमें जो होता है कि इसमें जो एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि जो खाता धारक है वह महीने में या सप्ताह में कुछ निश्चित राशि ही निकाल सकता है। तो उसके निकालने की जो संख्या है पैसे की उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ऐसे खातों पर भी जो बैंक होते हैं वो ऊंची ब्याज दर देते हैं, क्योंकि इस पैसे को भी बैंक अपने प्रॉफिट के लिए प्रयोग करता है। अब बैंक का दूसरा एक प्रमुख कार्य होता है ऋण प्रदान करना। अर्थात बैंक के मूल रूप से दो कार्य हो गए, एक तो वह जमा स्वीकार करता है और दूसरा वह ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पर एक बात और समझ लें कि जब बैंक जमाएं स्वीकार करता है तो उन डिपॉजिट्स पे खाता धारकों को बैंक को ब्याज देना पड़ता है, और जब बैंक लोगों को ऋण देता है, जब लोग बैंकों से लोन लेते हैं तो उन ऋणी लोगों से या लोन लेने वाले लोगों से जो बैंक होता है वह ब्याज वसूलता है। तो ऋण पर जो ब्याज बैंक लेता है वह डिपॉजिट्स पर जो वो ब्याज दर देता है उन दोनों में अंतर होता है, और ऋण पर जो ब्याज दर होता है वह जमाओं पर जो मिलने वाली ब्याज दर है उससे अधिक होती है। तो यह जो अंतर है यही अंतर बैंक का लाभ होता है। अर्थात वो जो ऋणी लोग हैं उनसे अधिक ब्याज दर वसूल करता है और डिपॉजिट्स पे वो जो ब्याज दर देता है वो कम ब्याज दर देता है, और इन्हीं का अंतर ही बैंकों का प्रॉफिट होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऋण बैंक देता है। तो सबसे पहले प्रकार का जो ऋण है वह है नकद, शाख या कैश क्रेडिट। तो इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकालता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल निकाली गई राशि पर ही ब्याज लेता है। अर्थात जो ऋणी है, जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, जब वह उस पैसे को निकालेगा तभी उस पर ब्याज लगता है। एक दूसरे प्रकार का ऋण होता है जिसको कि अधिविकर्ष या इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। यह सुविधा केवल विश्वसनीय ग्राहकों को ही दी जाती है। तो यदि आप बैंक के विश्वसनीय ग्राहक हैं तो मान लीजिए कि आपके खाते में 20,000 रुपये हैं, तो बैंक आपको 22,000 रुपये निकालने के लिए अलाउ कर देता है। अर्थात ये जो 2,000 रुपये हैं इसी को अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। अब तीसरे प्रकार का लोन होता है जिसको ऋण या अग्रिम कहा जाता है। तो ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। बैंक ऋणी के खाते में ऋण की रकम जमा कर देता है और ऋणी उसे कभी भी निकाल सकता है। इसकी विशेषता यह होती है कि ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगना आरंभ हो जाता है, और चाहे ऋणी बैंक द्वारा उस खाते से कुल ऋण का केवल एक भाग ही निकाले। अर्थात जब आप बैंकों से लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको सीधे कैश में पैसा नहीं देता है, वह एक आपका खाता खोलेगा और वह जो ऋण की राशि है उस राशि को आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। अब चाहे आप उस पैसे को निकालें या ना निकालें,
लेकिन तब भी उस राशि पर बैंक अपनी ब्याज दर को कैलकुलेट करता है, उस पर ब्याज दर आपसे वसूलता है। एक और कार्य होता है बैंकों का, जिसको कि हम कहते हैं कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं, अर्थात बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी सरकार को उधार देने का एक तरीका है। बहुत से बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह एक सुरक्षित निवेश होता है, अर्थात सरकार को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है, जिसके माध्यम से उसके पास रुपए की उपलब्धता में वृद्धि होती है और बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के कारण लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बैंक का यह भी एक मुख्य कार्य है। इसके अलावा बैंक का सबसे जो प्रमुख कार्य है, जिसको कि शाख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है, तो इसमें जो बैंक होते हैं वो अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर शाख का निर्माण करते हैं। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक है, तो जब हम व्यापारिक बैंकिंग पढ़ाएंगे तो उसमें इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे बैंक अपनी जमाओं के आधार पर उनसे अधिक मात्रा में लोगों को उधार देता है। इसी को हम शाख का सृजन कहते हैं। और बैंक का एक और प्रमुख कार्य होता है जिसको कि विनिमय पत्रों की कटौती करना कहा जाता है, अर्थात डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर उधार देता है। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है और बैंक इनसे बाजार दर पर ब्याज लेता है और विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी धनराशि वसूल कर लेता है। तो इसको आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो मान लीजिए कि ए बी से कोई वस्तु खरीदता है, तो जो ए होता है मान लीजिए कि वह बी को इमीडिएटली पेमेंट या तुरंत उसके वस्तु के मूल्य के बराबर पेमेंट नहीं करता है, बल्कि इसके स्थान पर एक डॉक्यूमेंट दे देता है उसको, जिसको कि बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट पर जो वस्तु का मूल्य है उसके बराबर की धनराशि भविष्य में पे करने का एक समझौता होता है, तो उसको वो बी को दे देता है। अब मान लीजिए कि बी को तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है, तो यह जो व्यक्ति है वह उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के बैंक के पास जाता है और बैंक उस बिल में जो जितनी राशि पर एग्रीमेंट हुआ है उस राशि को बी को पे कर देता है और जब उस बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो बैंक वह राशि ए व्यक्ति से वसूल लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बैंक होता है वह बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी करता है, अर्थात पेमेंट ये दो व्यक्तियों के बीच में जो होने वाला ट्रांजैक्शन है तो उनमें वो बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से पेमेंट करता है और मैच्योरिटी के बाद दूसरे व्यक्ति से जिसने की वस्तु खरीदी थी तो उस व्यक्ति से वह उस पैसे को वसूल कर लेता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।